विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुंचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। नमस्कार, मैं सबिया हाजिर हूं उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ और आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तीर्थ पुरोहितों का फूटा गुस्सा। केदारनाथ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी नेताओं का विरोध। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों ने लगाए नारे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की बड़ी घोषणा, प्रदेश में खुलेंगे 135 नए अटल उत्कृष्ट स्कूल। कहा, अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना को जनता ने किया स्वीकार। कांग्रेस में वापसी के बाद पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे यशपाल आर्य का जोरदार स्वागत। मंच पर एक साथ दिखे तमाम बड़े नेता, एकजुटता दिखाने की कोशिश। और पर्यटकों के लिए बंद हुई फूलों की घाटी। इस साल 9404 देसी विदेशी सैलानियों ने किए दीदार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जो उत्तराखंड से आ रही है। आज उत्तराखंड से बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले आज केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश फूट पड़ा और तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगम स्थित पुल पर ही रोक लिया। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत GMVN गेस्ट हाउस में चले गए। खास बात तो ये रही कि आज ही के दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी केदारनाथ धाम पहुंचे थे। उन्हें भी तीर्थ पुरोहितों का विरोध झेलना पड़ा। हालांकि उन्होंने धाम में दर्शन किए हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उत्तराखंड में ये बड़ी खबर, जहां पर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर फूट पड़ा। एक तरीके से देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों में खासा नाराजगी है और इस नाराजगी को बीजेपी के नेताओं को भी झेलना पड़ा। मदन कौशिक वहां थे, धन सिंह रावत वहां गए थे, उनको भी तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी झेलनी पड़ी। हालांकि उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि तीर्थ पुरोहितों की मांगों को वो सीएम के समक्ष रखेंगे, आश्वासन दिया है उन्होंने। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों को लेकर बैठक की थी और उनको आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भुगतना पड़ा। केदारनाथ दर्शनों के लिए वो जा रहे थे और तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें संगम पुल के आसपास ही रोक दिया, वहां से आगे जाने नहीं दिया और काफी देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित नारेबाजी करते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले केदारनाथ में दर्शन के लिए जा रहे पूर्व सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी नेताओं को तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी जमकर झेलनी पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में देवस्थानम बोर्ड को लाया गया और इस देवस्थानम बोर्ड को लाने के बाद से ही तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी बनी हुई है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले ही दर्शनों के लिए जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी नेताओं का तीर्थ पुरोहितों ने जमकर विरोध किया। पुरोहितों के इस गुस्से का सामना आज पूर्व सीएम को केदारनाथ जाते वक्त करना पड़ा। देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होने से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है। तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगम पुल से आगे जाने ही नहीं दिया। तीर्थ पुरोहित और हकूकदारियों ने इस दौरान उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार के आश्वासन के बाद भी देवस्थानम बोर्ड और एक्ट वापस नहीं होने पर तीर्थ पुरोहितों ने सोमवार को गंगोत्री बंद रखने का फैसला लिया है। पांच गंगोत्री मंदिर समिति से जुड़े तीर्थ पुरोहितों और हकूकदारियों ने बैठक कर देवस्थानम बोर्ड और एक्ट के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 11 सितंबर को सीएम के साथ हुई बातचीत में 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड भंग करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक सरकार ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया। उनका कहना है कि अगर जल्द ही बोर्ड को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग उठा सकते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी मौजूद हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पे आने ही वाले हैं, 2-4 दिन ही बाकी बचे हैं और उससे पहले ये घटना केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का जो गुस्सा है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर फूट पड़ा देवस्थानम बोर्ड के विरोध में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, ये कहें तो केदारनाथ में अब तक ये अविश्वसनीय और ऐतिहासिक घटना है। शायद पहली बार केदारनाथ के इतिहास में ऐसा हो रहा होगा कि किसी को केदारनाथ भगवान के दर्शन से रोका गया है और वो भी पॉलिटिकल फिगर है और खुद यहाँ पर एक्स सीएम रह चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके साथ एक्स कैबिनेट मंत्री। और आपको बताएं कि धन सिंह रावत भी वहाँ पर, जो प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। देहरादून के जो मेयर हैं सुनील नियाल गामा, उनको भी वहाँ पर रोका गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा मैसेज है और ये सबसे फिक्रमंद बात है जो आपने कही कि ठीक 5 नवंबर को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है और उसके मैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले हम देखते हैं कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है और वहां पर तो एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है पुरोहितों ने कि वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। आपको याद होगा पिछले कई महीनों से वो लगातार सभी धामों में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनते हैं तब उन्होंने इसके संबंध में एक समिति बना दी थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, न तो कोई ऐलान हुआ है इस संबंध में। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी प्रेशर टैक्टिक है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है
जो तीर्थ पुरोहित हैं। आशीष, जहां तक जानकारी का सवाल है, मेरी जानकारी कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार ने कहा था कि हम इसको कुछ फैसला लेंगे, फैसला हुआ नहीं। और अभी भी हमने धन सिंह को सुना, मदन कौशिक को सुना, तो वो यही कह रहे थे कि सरकार के सामने हम ये बात रखेंगे, आश्वासन दिला रहे थे। बीजेपी को नहीं लगता कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इस पे कुछ फैसला लेना पड़ेगा? सही, बीजेपी देखिए, इस पर एक समिति बनाई गई है, समिति की रिपोर्ट भी सीएम के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई फैसला सरकार भी नहीं ले पाई है। शायद सरकार कोई बीच का रास्ता निकालना चाह रही होगी या फिर कुछ समय लेना चाह रही होगी, ताकि कुछ ऐसा रास्ता निकल सके जिसमें देवस्थानम बोर्ड को किसी और रूप में वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा सके या उनके नियमों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन आज की जो घटना हुई है उससे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने से कम पर तीर्थ पुरोहित तैयार होंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि पुरोहितों ने मैसेज देने की कोशिश की है कि भैया हम आपकी देवस्थानम बोर्ड जब तक आप भंग नहीं करते तब तक हम मानेंगे नहीं, आप कोई और रास्ता न निकाल लें। इसलिए भी आप देखिए किस तरीके से विरोध हुआ है, कितनी उनको केदारनाथ से पहले ही संगम पे रोक लिया गया और जहां से उनको आगे की ओर बढ़ना था और पुरोहितों की बड़ी संख्या थी। तो ये बताती है कि वो ऑर्गेनाइज वे में वहां पर आए थे, ऑर्गेनाइज वे में उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। आते ही 1-2 लोग नहीं थे, काले झंडे थे वहां पर, विरोध होते हैं तो वो एक वीडियो बनते हैं, वीडियो वो वायरल होते हैं, उसके बाद सबको पता चलता है। तो ये एक जो है ये सोचे समझे तरीके से पुरोहितों ने वहां पर किया है कि त्रिवेंद्र सिंह, खासतौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत निशाने पर होने ही थे, क्योंकि उन्होंने इस देवस्थानम बोर्ड की जो परिकल्पना थी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, बोर्ड बनाने का ऐलान किया था, उन्होंने बनाया था। लेकिन जो अभी लग रहा है पुष्कर सिंह धामी के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि सीधे उनको इसे भंग करने का ऐलान अब शायद जल्द से जल्द करना पड़ेगा अगर पुरोहितों को साधना है, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है। चुनाव में अगर पुरोहितों की नाराजगी बनी रहती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और मैं एक चीज और बोलूं यहाँ पर कि केदारनाथ में इस तरीके का विरोध होना, आप इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केदारनाथ लगभग पिछले कई सालों में हमने देखा कि जब मौका मिलता है प्रधानमंत्री को केदारनाथ आते हैं और केदारनाथ से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करते हैं पूरे देश को। अब उनके आगमन से 3-4 दिन पहले अगर इस तरह की घटना होती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। तो इसलिए जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दिन प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पे आएंगे तो तीर्थ पुरोहित उनके सामने ये देवस्थानम बोर्ड की मांग को उठा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि इस तरह कोई प्रोटेस्ट होगा या फिर कोई मांग होगी, क्योंकि उस समय प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और किसी भी इस तरह की एक्टिविटी को पहले से ही रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली जाती है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह कोई प्रोटेस्ट या कोई ऐसी बात रखी जाएगी उनके सामने, लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं से पुरोहित अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे प्रधानमंत्री तक। अब वो किसके जरिए करते हैं ये देखने वाली बात होगी, किस तरीके से करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिस तरीके की वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होती है, पूरा केदारनाथ धाम में सिर्फ वही लोग रहते हैं जिनको वहाँ पर इजाजत दी जाती है, इसके अलावा कोई और मूवमेंट वहाँ पर पूरी तरीके से बंद रहती है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर होते हैं वो हाई सिक्योरिटी जोन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन मैसेज वो देने की कोशिश जरूर करेंगे और शायद मैसेज आज से जाना शुरू भी हो गया है। जो ये घटना है उसने मैसेज दे भी दिया है, इसको जरूर कॉन्ग्रेस लेगी, LIU जो होगी, सिक्योरिटी एजेंसीज इसको जरूर देखेंगी और ये मैसेज जरूर प्रधानमंत्री तक जाएगा। इस तरीके का कोई विरोध त्रिवेंद्र सिंह रावत का हुआ है वहाँ पर। कांग्रेस की तरफ से भी हमारे पास रिएक्शन आ रहे हैं। जो केदारनाथ में आज घटना हुई है, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो लामबंद होगी, यानी कि वो तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी होगी विपक्ष को घेरने के लिए। अब बिल्कुल, देखिए ये पॉलिटिकल इशू तो होना ही है। अगर पुष्कर सिंह धामी या बीजेपी सरकार इसको लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं करती है, इसे भंग नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है पहले ही हरीश रावत कह चुके हैं, कांग्रेस कह चुकी है कि हम आएंगे, सत्ता में आएंगे तो हम देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे। हालांकि ये वादा जितना आसान लगता है देखने में, सुनने में, ये वादा पूरा हो पाएगा ये शायद कांग्रेस ही बता पाएगी, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू तो बन जाएगा। और चूंकि चुनावी मौसम है, चुनाव करीब है, तो बीजेपी की चूंकि जिस तरीके के हालात हैं तो बीजेपी को एक तरीके से काउंटर करने के लिए कांग्रेस इस तरीके के मौके छोड़ना नहीं चाहेगी और जरूर तौर पे इसे मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस इसको लेकर जरूर सवाल उठाएगी। तो आशीष, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि तीर्थ पुरोहितों में देवस्थानम बोर्ड को लेकर काफ़ी नाराज़गी है और ये नाराज़गी आज देखने को भी मिली, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने
देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जमकर नारे लगाए। बीजेपी नेताओं को इसका झेलना भी पड़ा और प्रधानमंत्री, खास बात तो ये है कि प्रधानमंत्री के दौरे से ऐन पहले ये घटना जो है केदारनाथ में घटित हुई है और इसको लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जो है वो जताई है और कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि वो तीर्थ पुरोहितों के साथ है और तीर्थ पुरोहितों के साथ लामबंद होकर कांग्रेस इसका विरोध करेगी। पिछले 2 साल से हमारा तीर्थ पुरोहित समाज, हमारा हक हकूकधारी, हमारा पंडा पुरोहित समाज आंदोलनरत है। वो देवस्थानम श्राइन बोर्ड के गठन के बाद से बहुत अवसादग्रस्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सरकार उनके डोमेन में हस्तक्षेप कर रही है। जो वहाँ चढ़ावा चढ़ता है या जो संपत्ति है उस पर सरकार की गिद्ध दृष्टि है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। और ऐसे में बार बार ताश की तरह मुख्यमंत्री तो यहाँ बदले गए और हर बार तीर्थ पुरोहित समाज को आस बंधी कि शायद जो नया मुख्यमंत्री है वो उनके हक में फैसला देगा। लेकिन तीसरे मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद जो उन्होंने मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करी और उस कमेटी ने भी उनके विरोध में अपना जो रिपोर्ट दी है उससे वो पूरी तरह से टूट गए हैं। इसलिए आज जब मुख्यमंत्री का दौरा वहां पर है, ऐसे में हक हकूकधारी तीर्थ पुरोहित समाज वहां पर आंदोलनरत है, सड़कों पर उतरकर मुर्दाबाद कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। खबरों में बढ़ेंगे आगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में 135 और नए अटल उत्कृष्ट स्कूल खोलने की बात कही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना को जनता ने स्वीकार किया है। पहले फेज में 189 अटल उत्कृष्ट स्कूल खोले गए हैं और अब अगली कैबिनेट बैठक में 135 और नए अटल उत्कृष्ट खोलने का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके साथ ही अरविंद पांडे ने कहा कि जो भी स्कूल सीबीएसई बोर्ड के मानकों को पूरा करते हैं उन्हें अटल उत्कृष्ट स्कूल के रूप में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाई जाएगी। छात्र संख्या इस प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली बार 56,172 छात्र संख्या की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब यह प्रमाण है कि आम जनता सरकारी स्कूलों पर विश्वास करना प्रारंभ कर चुकी है। मैं धन्यवाद देता हूं और उसी विश्वास की कड़ी में जो प्रत्येक विकास खंड में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की हमने स्थापना की थी और फर्स्ट फेज में 189 स्कूलों की स्थापना की गई। उसी को देखते हुए सेकंड फेज में 135 विद्यालयों को आज हम आपके माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज प्रदेश के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की कोशिशें आज धरातल पर नजर आई और इसके तहत देहरादून में प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज खुल चुका है। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय IT राज्य मंत्री को उत्तराखंड में इंटरनेट एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव दिया था। देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे यशपाल आर्य का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कांग्रेस में वापसी के बाद यशपाल आर्य पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम नेताओं के साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और मंच से एक साथ कांग्रेस में एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में बेहद अहम रहा। जहां एक तरफ शाह ने योजनाओं के जरिए आम जनता को लुभाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ रूठे नेताओं को मनाने पर भी अमित शाह का खास फोकस रहा और उस फोकस फ्रेम में हरीश रावत सबसे ज्यादा फोकस नजर आए। देखिए रिपोर्ट। अपने उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ जनता को लुभाने की कोशिश की है, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर शाह बरसे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह उन रूठे नेताओं को नहीं भूले जिनकी नाराजगी की खबरें पिछले दिनों खूब सुर्खियों में रही। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ टेबल पर लंच करते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा साथ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर की खासियत ये है कि हमेशा मिजाज से बेहद सख्त दिखाई देने वाले शाह फोटो में एक अलग अवतार में दिखाई दे रहे हैं। जरा एक नजर इस तस्वीर पर डालिए। शाह के चेहरे की हंसी मानो ये बयां कर रही हो कि खाना बेहद लजीज था, लेकिन शाह की ये मुस्कुराहट अपने रूठों को मनाने की थी।
जी हाँ, अमित शाह का उत्तराखंड दौरा जहां योजनाओं के जरिए आम लोगों को लुभाने का था, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बगावती रुख अपनाए हुए नेताओं को रिझाना भी था। अपने कार्यक्रम के बाद अमित शाह को कोर ग्रुप की बैठक लेनी थी। बैठक कैंसिल कर दी गई और लंच का कार्यक्रम रखा गया। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो अब अमित शाह और हरक सिंह रावत की लंच की फोटो चर्चाओं का विषय बन गई है। कहा जा रहा है कि लंच के बहाने भाजपा और खुद अमित शाह ने हरक सिंह रावत के बगावती रुख को शांत करने की कोशिश की है। साथ ही हरक सिंह रावत को लेकर जो तमाम चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं को विराम देते हुए अमित शाह ने दल बदल की संभावनाओं को रोकने का प्रयास भी किया है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल में पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप आम बात होती है, लेकिन जब एक पूरी पार्टी सभी दलों को छोड़कर सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाए तो इस बात के कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं और ऐसा ही कुछ बीजेपी में हो रहा है। उत्तराखंड सरकार तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्रियों के निशाने पर ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी निशाने पर है। अगर निशाने पे कोई है तो वो है सिर्फ हरीश रावत। देखिए ये रिपोर्ट। अभी तक उत्तराखंड की राजनीति भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द दिखाई देती थी, लेकिन अब टक्कर में भाजपा और हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाम की माला जपी जा रही है, उसे देखकर यही लगता है कि उत्तराखंड भाजपा के लिए हरीश रावत एक पहाड़ सी चुनौती बनकर खड़े हैं, जिसे न सिर्फ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र के कई अन्य मंत्री भी लगातार गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीते रोज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर थे और प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित पूर्व सीएम हरीश रावत का जिक्र कर उन्होंने अपने इस दौरे को पूरी तरह से सियासी रंग में रंग दिया है। उनके निशाने पर कांग्रेस से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। उन्होंने हरीश रावत पर एक के बाद एक लगातार कई हमले किए। डैनिश शराब, नमाज का मुद्दा, स्टिंग प्रकरण और तुष्टीकरण की राजनीति जैसे कई मुद्दों पर जमकर हरीश रावत पर उन्होंने निशाने साधे। यहाँ तक कि अमित शाह ने मंच से हरीश रावत को खुली बहस की चुनौती तक दे डाली और अब इन सब हमलों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर चैलेंज लेकर जाता हूँ रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते, मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूँ, यहाँ हो जाए देहरादून के चौराहे पर दो हाथ एक बार चर्चा। जिस तरह से हरीश रावत भाजपा के निशाने पर है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी हरीश रावत को किसी भी तरह से कमतर नहीं आंकना चाहती है। बदलते हालातों को देखकर यही लगता है कि भाजपा की नजर में हरीश रावत एक तरफ और कांग्रेस की पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी है और शायद यही वजह है कि अब हरीश रावत और भाजपा की राजनीति का खेल देखने को मिल रहा है। और वर्तमान में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वापसी की है और लगातार चुनावी मैदान में उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है, उससे कहीं न कहीं भाजपा असहज दिखाई दे रही है, जिसका नतीजा ये है कि अब सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि हरदा से मुकाबला करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतरना पड़ रहा है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक नवीन दुमका से 5 सालों में किए गए कार्यों की जानकारी मांगी है। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक पांडे ने कहा कि बीजेपी के विधायक नवीन दुमका ने चुनाव में जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। भाजपा ने 5 सालों में जनता को ठगने का काम किया है। हम कांग्रेस कह सकते हैं, कांग्रेस कह सकते हैं, ये लोग बस कहीं ना कहीं अपने बयानों के लिए ही प्रख्यात हैं इस समय, बीजेपी वाले जितने भी आप देख रहे हैं। और जो हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि आज सरकार जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि है, जितने विधायक हैं, 70 विधानसभाओं में जाकर के अपने 5 कामों का उल्लेख करें। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जब मनीष सिसोदिया साहब ने आज से कुछ समय पहले ये बात उनसे कही थी, तब ये मंच छोड़ के चले गए थे। ये बात यूपी में भी थी और यही बात यहाँ पे उत्तराखंड में भी थी हमारे।
रुड़की के पिरान कलियर पहुंचे आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल आपकी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले कर्नल कोठियाल ने साबिर साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। दोनों पार्टियों ने राज्य हित में कोई काम नहीं किया। क्वालिफाइड आदमी इतनी कम उम्र का वो आकर के जब समाज के अंदर जाएगा तो क्यों नहीं समाज का जैसे बोलते हैं नवनिर्माण वो बहुत अच्छा होगा। नारे नूरे वाले हम है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हमने देख रखा है उत्तराखंड नवनिर्माण, उत्तराखंड की जो जमीन है उसका पूरे का नवनिर्माण। और नवनिर्माण को अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो से देखें तो ये उत्तराखंड जो है 70 विधानसभाओं में पूरा कंप्लीट होता है। आम आदमी पार्टी पूरी 70 विधानसभाओं में इलेक्शन लड़ेगी। जो हमको इनपुट आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से हम बात कर रहे हैं, जो उनसे ना वापस हमारे को सुझाव आ रहे हैं, हमें बड़ा क्लियर दिख रहा है कि अगले जो 90, 100, 106 दिन बचे हैं उसमें आम आदमी पार्टी इस तरीके से लोगों के बीच में जा रही है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले एमबीपीजी महाविद्यालय में 3 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एमबीपीजी महाविद्यालय के 51 पद समाप्त करने और 460 सीटों को दूसरे महाविद्यालयों में स्थानांतरित करने के विरोध में छात्रों ने ये भूख हड़ताल की है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की मांग है कि उच्च शिक्षा मंत्री और महाविद्यालय प्रशासन को तत्काल छात्रों के प्रवेश दोबारा खोलने चाहिए। पिछले 3 दिन से हम भूख हड़ताल में बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल हमारी 3 छात्रों की तबीयत भी खराब हो गई थी। हमारी मांगे हैं महाविद्यालय में 51 पद जो रिक्त हुए हैं, रिक्त पद हटाए गए हैं, अन्य कॉलेजों में भेजे गए हैं। पहले तो वो पद हमारे कॉलेज में वापस लाएं और जो 460 सीट कम की है वो बढ़ाए जाएं और उसके अलावा बीए में भी 30% सीटें बढ़ाए जाएं। देखिए आप पिछले 3 दिनों से ये लोग भूख हड़ताल पर, छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। महाविद्यालय में 51 शिक्षकों के बाद यहाँ पर कम कर दिए गए प्रशासन द्वारा और उसके बावजूद कॉलेज प्रशासन द्वारा के माध्यम से कई बार यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, कई बार इनको चेताया गया कि जो 51 शिक्षकों के पद कम कर गए हैं उसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा उससे सीटें कॉलेज में कम हो जाएंगी। 15% सीटें कॉलेज में कम हो गई है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। रविवार को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अधिकारी और कर्मचारियों ने घाटी में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। अब घाटी के दीदार के लिए सैलानियों को अगले साल तक का इंतजार करना होगा। हर साल फूलों की घाटी 1 जून को खोली जाती है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के कारण 1 जुलाई को देशी विदेशी पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी खोली गई थी। इस साल फूलों की घाटी में 9000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ के दीदार किए। रुड़की विकास प्राधिकरण जल्द ही पुरानी तहसील के पड़ाव में 7 करोड़ की लागत से पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की घोषणा के बाद रुड़की सहित मंगलौर और पिरान कलियर में पार्किंग बनाने का काम शुरू किया जा रहा है, जिसमें पिरान कलियर में सिंचाई विभाग, मंगलौर में नगरपालिका और रुड़की में विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की घोषणा के अंतर्गत रुड़की में पार्किंग, कलियर में पार्किंग, मंगलौर में पार्किंग और पिरान कलियर में पार्किंग घोषित है। उस निर्माण की प्रक्रिया में जो है हमारे जो मंगलौर है, मंगलौर में पार्किंग का जो निर्माण कार्य है वो जो स्वयं नगरपालिका द्वारा बनाया जा रहा है। और जो पिरान कलियर में है पार्किंग, वो पार्किंग जो है तो हमारे जो है उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की शासनादेशों के कारण जो है थोड़ा सा मामला अभी चल रहा है।